हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है, ज्योग्राफी देख रहे हैं और ये इसका अंतिम पार्ट के रूप में हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो चीजें इसमें बच गई थी, बच्चों का डिमांड था कि उसको रिविजन कराया जाए या पढ़ाया जाए दोबारा, तो उसके पार्ट को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा चैप्टर था जनसंख्या, और जनसंख्या में हम वितरण, घनत्व और इन सबको हम लोग पढ़ चुके थे। क्लियर है। और एक एक करके हमने इन सबको देखने का, जानने का प्रयास किया कि आखिर में प्रति वर्ग के हिसाब से क्या स्थिति है आपकी जनसंख्या में और कैसे ही जनसंख्या घट बढ़ रही है। इन सबको देखने का, इन सबको जानने का, एक एक करने का हमने प्रयास किया है और इनको हमने देख लिया है। क्लियर है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए जनसंख्या वृद्धि पर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या वृद्धि है क्या। भाई, जनसंख्या वृद्धि का अगर आप मतलब समझोगे तो सिंपल है, किसी वर्ष की तुलना में और जिस वर्ष से हम कंपैरिजन करते हैं। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए 2014 में से और 2015 में अगर हम जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं? 2015 में। तो 2014 से किस में जा रहे हैं? 2015 में। तो 2014 से 2015 जाने में कितना, या तो प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, या तो कितना प्रतिशत आया, या जो नंबर है इन नंबर में ज्ञात करना है कि कितने नंबर का डिफरेंसेस आया, कितने नंबर का चेंजेस आया। हमको कुल मिलाकर ये देखना है कि भैया बदलाव कुल मिलाकर कितने नंबर का है। जनसंख्या दो समय बिंदु के बीच किसी विशेष स्थिति में रखने वाली संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। कह रहे हैं कि जनसंख्या क्या है? दो समय बिंदुओं के बीच क्षेत्र विशेष में रहने लोगों की संख्या में जो परिवर्तन है उसको हम लोग कहते हैं। इस दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं। एक घटक का नाम है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और दूसरे को क्या कहा गया है? अगर एक आपका प्राकृतिक है, एक है अभिप्रेरक, इंट्यूस। एक क्या है? अभिप्रेरक। प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अधोशोषित जन्म दर और मृत्यु दर से निर्धारित होता है, यानी कि टोटल बर्थ ऑफ रेट कितनी बढ़ी है, टोटल डेथ ऑफ रेट कितनी है, उसके आधार पर डिपेंड होता है। मान लीजिए 2014 की तुलना में 2015 में आपका 1 लाख जनसंख्या बढ़ी, ठीक है। अब 1 लाख जनसंख्या बढ़ी है तो कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई होगी। तो हम लोग बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को माइनस करके ऑन एवरेज निकालते, क्लियर करते हैं कि भाई मान लीजिए 100 बच्चे पैदा हुए और 20 लोग या 30 लोग उसमें एक्सपायर हुए जिनकी मृत्यु हुई, तो टोटल अगर हम 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80 बचेगा। तो हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1,80,000। तो कहने का मतलब ये है, ठीक। और बाह्यवर्ती संचालन है और प्रबलता है। फिर भी इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या का विश्लेषण, प्राकृतिक का जो आपका विवेचन है, हम इन पर इस आधार पर करेंगे। क्या करेंगे? इन आधार पर भारत की जनसंख्या के 2 दशकीय और वार्षिक बहुत वृद्धि दर ऊंचे हैं, समान के साथ साथ नियत बढ़ता है और जनसंख्या की वार्षिक दर भी आपका बढ़ने लगती है। कैसे है? वार्षिक दर बढ़ने लगती है। तो क्या होता है? टोटल कुल मिलाकर इसमें ही ये सारी चीजों का फर्क या अंतर जो है देखने के लिए मिलता है। क्लियर है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है ये आपके सामने बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं जनसंख्या के 2 गुने होने का समय। जनसंख्या के 2 गुने होने का समय, वार्षिक वृद्धि दर, जनसंख्या के 2 गुने होने का जो समय लगता है वो हमको देखना है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ थोड़ी वार्षिक वृद्धि दर है, ठीक है। तो जनगणना देख लिया, तो समय देख लिया, निरपेक्ष संख्या देख ली और वृद्धि प्रतिशत देख लिया। दशकीय वृद्धि दर को देख लिया, P2 माइनस P1 अपॉन P मल्टीप्लाई बाई 100। तो P1 क्या है? आधार वर्ष है, और P2 क्या है? वर्तमान जनसंख्या है। तो P1 आधार वर्ष और P2 जनसंख्या का जो वर्ष है उसके रूप में हम लोग इसको देखते हैं, या उसके रूप में हम लोग कह सकते हैं इनको काउंटिंग करते हैं। इन पर हम लोग बात करते हैं कि क्या स्थिति है P1 माइनस P2 की। क्लियर है। इतना हमको ध्यान रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं, भारत की जनसंख्या वृद्धि को हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है। जनसंख्या वृद्धि को देखिए। अब भारत में कुल मिलाकर 4 अवस्था की बात की गई है।
जनसंख्या में अवस्थाओं की बात करें तो कुल मिलाकर 4 अवस्था है। पहली अवस्था देखिए 1901 से लेकर 1921 की अवधि को, इसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि रूढ़ स्थिर प्रवस कहा गया, क्योंकि इसमें वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। तो 1901 से लेकर 1921 के बीच में जो था, बहुत कम जनसंख्या बढ़ी है और ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई, यानी कि निगेटिव, यानी बढ़ने की बजाय जनसंख्या आपकी घटी है, ये ध्यान रखना। और आपका जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। इसमें वृद्धि दर निम्न रही और निम्न स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा, अधिकतर लोग निरक्षरता, भोजन, आधारभूत आवश्यकताएं और इन सब चीजों की अवधि के रूप में देखा। दूसरा हम देख रहे थे प्रावस्था, 1921 से लेकर 1951 के दशकों में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि अवधि को के रूप में हम इसे जाना जाता है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधार ही मृत्यु दर को नीचे ला सकता है। साथ ही बेहतर आपका परिवहन और संचार तंत्र विस्तार प्रणाली में सुधार हुआ है। कह रहे हैं कि इन सब प्रणालियों में, इन सब चीजों में आपका सुधार हुआ है और ये सारे पैटर्न हमने देखे। पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर 1920 के आपके दशक के बाद महा आर्थिक मंदी, द्वितीय विश्व युद्ध पृष्ठभूमि इसमें क्लियर हुई है और इनको भावशाली रूप से हम लोगों ने एक एक करके देखा है कि भाई किस रूप से बढ़ रही है, क्या इसकी स्थिति है और किस दर तक यह आपके बढ़ सकती है। तो सेकंड आप देखेंगे 1921 से लेकर 1951 का दौर, देश भर में स्वास्थ्य स्वच्छता को लेकर सुधार हुई, मृत्यु दर को नीचे लाने का प्रयास किया गया, यानी कुल मिलाकर कोशिश किया गई। जो हमारी पिछली बार डेथ रेट जो ज्यादा थी, अब क्या करें, हम इस डेथ रेट को कम करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। और हमारी जो है अधोसंचित जन्म दर को ऊंची बनी रहे, यानी कि जो आपका बर्थ रेट है हमें उसको हाई बनाना है। यहाँ फिलहाल निगेटिव थी, कब, 1921 के टाइम तक। क्लियर है। और यही टाइम है जब आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो इसमें भी जनसंख्या वृद्धि आपका प्रभावित हुई। बात कर रहे हैं तीसरी की, 1951 से 81 के बीच के दशक के दौर है और इस अवधि में के रूप से जाना जाता है। और देश में जन्म मृत्यु दर तीव्र ह्रास और जनसंख्या का उच्च प्रावधान दर हुआ है। औसत वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह अवधि एक केंद्रीकृत नियोजित प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्य को आरंभ किया है और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने, अधिकांश लोगों को जीवन स्तर सुधारने सुनिश्चित करने, इनमें प्राकृतिक उच्च कर ये सारी चीजें हुई हैं। और इसमें तिब्बतियों, बंगालियों, नेपालियों और भारत में लाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोग भी उच्च वृद्धि दर का योगदान करते हैं। 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर काफी क्या है, ऊंची बनी रही है, परंतु धीरे धीरे से मंद किया गया है और घटने लगे हैं। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के अधोशोषित जन्म दर अधोमुखी प्रवृत्ति का उत्तरदायी माना जाता है। देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि जीवन की गुणवत्ता को, विशेष रूप से स्त्री और शिक्षा में सुधार को प्रभावित भी करती आई है। देश में जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी ऊंची है और विश्व रिपोर्ट का यहाँ परिप्रेक्ष है। और 2025 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को स्पर्श करती है। कितनी करती है? 135 करोड़। तो सोच के देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस में आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ के देख रहे हैं, इधर ध्यान रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? अब देखिए विश्लेषण किया गया तो ऑन एवरेज जो बर्थ रेट है उसको दर्शा रहा है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो आपकी वृद्धि हो रही है उनको दिखा रहा है और बहुत विस्तृत जो विभिन्नताएं हैं वो आपके पाई जाती हैं और उनकी विवेचना की गई है और इन सब चीजों को बड़े अच्छे से देखने का और जानने का प्रयास किया गया है। जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नता को दर्शाया गया है। 1991 से 2001 के दौरान भारत में राज्य और उनके केंद्रशासित प्रदेशों की जनसंख्या में स्पष्ट प्रदर्शनी है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, गोवा जैसे राज्यों में विभिन्न दर्शाता गया है और 20% से अधिक कहीं हुई है। केरल में न केवल वर्गों बल्कि पूरे भारत में न्यूनतम वृद्धि दर आपका दर्ज की गई है। देश में
पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के भागों में, पश्चिम पूर्व में स्थितियों को समेत पेटियों में, दक्षिण में राज्यों में पेटी जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, औसत एवरेज रूप में ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने के लिए मिली गई है और यहाँ हम इनको देख सकते हैं। क्लियर है? देख लिया। तो वर्ष 2001 और 2011 के दौरान सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश में पिछले दशक 1991 से लेकर 2001 के बीच की तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो जनसंख्या दर धीमी रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर कैसी रही? धीमी रही है। और 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कि जहां पर 6 सबसे ज्यादा तो आपके जनसंख्या हॉटस्पॉट के रूप में आई है, बहुत जल्दी बढ़ी है। तो सबसे पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, और लास्ट है इसमें मध्य प्रदेश। तो इन सारे राज्यों की सूची क्रमबद्ध याद रखिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। 1991 से लेकर 2001 के बीच की तुलना करें, 2001 से लेकर 11 के आपकी तुलना बढ़े तो वृद्धि दर कैसी रही है? कम रही है, क्योंकि इसमें जनसंख्या बढ़ी है, इसकी तुलना में कम रही है। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5, महाराष्ट्र में सबसे अधिक 6.7 और तमिलनाडु में 3.3 रही, पांडुचेरी में इतनी रही और 2001 से 11 की तुलना में वृद्धि दर दर्ज की गई। तो कैसा वृद्धि दर है, कैसी स्थिति है, ये सब चीजें दर्ज की गई हैं। इसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि किस तरह से इनको कंपैरिजन किया गया है, कैसे बढ़ाया गया है। फटाफट लिखिए ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें। देख लीजिए एक बार। देख लिया, आगे बढ़ जाएं। परिविष्ट क और परिविष्ट ख को देखिए, आंकड़ों को दर्ज की गई हैं इन सभी राज्यों को, और एक और उत्तर पूर्वी राज्य, दूसरी केंद्र शासित प्रदेश को भी हमने इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। पंडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सबको हमने छोड़कर अत्यधिक जो वृद्धि दर है वो कैसे दर्ज हुई है इसको देखने का, जानने का प्रयास किया है। आप अपने राज्य में चुने हुए जिले में कुल पुरुष और स्त्री की जनसंख्या को दर्शा सकते हैं। देख सकते हैं ये सारे आंकड़े इसमें दिए गए हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में एक महत्वपूर्ण पक्ष में किशोर वृद्धि दर को भी इंगित किया गया है और उसको देखने का प्रयास किया गया है कि भाई क्या है ये रेट, जो बर्थ रेट है वो क्या है, उसको हम देखें। भारत की जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष किशोरों की जो वृद्धि है ये भी है, और 2019 10 से 19 के बीच की आयु है और इसे देखते हैं, और 52.7% किशोर हैं तमिलनाडु इसमें, और 47.3 आपको किशोरियां हैं। तो भारत में मेल वर्ग ज्यादा है, फीमेल कम है, लेकिन फीमेल का परसेंटेज भी कैसा है? बहुत अच्छा रेट ऑफ परसेंटेज है। आप इसको देख सकते हैं। किशोर जनसंख्या यदि उच्च पद की संभावना युक्त समझी जाती है तो उसको सही ढंग से समुचित मार्गदर्शित करना और दिशा निर्देशित ना किए जाए तो काफी विभेद होगा। यानी कि अगर हम अपनी इस युवा जनसंख्या को सही जगह यूटिलाइज कर दें, इसको सही मार्गदर्शित कर दें, सही इसको गाइडेंस कर दें तो अच्छा होगा। नहीं कहेंगे तो ये बदनेवर हो जाएगी, सुभेद हो। क्लियर है? तो इतनी बड़ी जनसंख्या को गाइड करना और अपने आप को देखना एक बहुत बड़ा कार्य है। ठीक, तो अनेक चुनौतियां भी हैं जिसमें विवाह, निरक्षरता, विशेषता और इन सब चीजों को आप लोग देख सकते हैं। इन सब पर हम लोग बात कर सकते हैं। माता, उच्च मातृत्व, HIV एड्स संक्रमित और इनका शारीरिक चीजों को, मानसिक अपंगता वगैरह हम देखेंगे। मनता और औषधि दुरुपयोग, मदिरा सेवन, ये सारे अपराध करना भी आज की तारीख में ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। इनको गौर करना भी, इनको देखना भी अत्यंत आवश्यक। क्लियर है? और इनको गौर देख लिया। ऐसा कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। इन तथ्यों को दृष्टिगत करने के लिए भारत ने किशोर वर्ग को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नीतियां बनाई हैं। उनके गुणों को बेहतर मार्गदर्शित करने
उपयोगित करने में किए जा रहे हैं। युवा राष्ट्र एक नीति ऐसा उदाहरण है जिसमें हमारी विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के सामने एक समग्र विग्रह देख सकते हैं और अभिकल्पित किया जा सकता है। कैसा है? जो अभिकल्पित किया जा सकता है। युवा राष्ट्र नीति NPY 2014 फरवरी 2014 में आरंभ की गई। भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखा गया। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने, सक्षम बनाने और उनके भाग को राष्ट्र के समूह में अपनाना उचित था और राष्ट्रीय युवा नीति 2014 से लेकर 15-19 में वार्षिक आयु समूह व्यक्ति की युवा नीति के रूप में इसको दर्शाया दिखाया गया है। ये हमने देखा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। देख लिया। और भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास उद्यमिता के लिए नीति बनाई, जिसका उद्देश्य देश भर में रही कौशल संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना, साथ ही इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना और विभिन्न कौशल को इन भागों को जोड़ना है। ऊपर दी गई विवेचना में ऐसा प्रतीत होता है कि देश में दीर्घकालिक में संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि दर व्यापक पाई जाती है और जनसंख्या को वृद्धि से संबंधित सामाजिक समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। उनके दृष्टि उनको प्राप्त करने के लिए यह आवश्यकता है कि जनसंख्या सामाजिक संगठन में आपका इनको पढ़ सके, इनको देख सके। ये सारी चीजें हमको गौर करनी चाहिए। किस प्रकार से सामाजिक संगठन है, क्या कुछ हो रहा है और कैसी इन सबको हमको देख पाए, जान पाए, क्लियर है, और प्रयास कर पाए। स्थिति परिस्थिति क्या है, कैसा कुछ है, ये हमको देखना बड़ा जरूरी है। बात करेंगे जनसंख्या संगठन की। तो जनसंख्या संगठन पर अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन एक सूक्ष्म क्षेत्र है। आयु, लिंग विशेषण, जनवादी लक्षण, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिरता, साक्षरता, शिक्षित वैवाहिक विशेषताएं, अंतर्धर्म आदि अध्ययन इस खंड की जनसंख्या विशेषताओं, भाषा और धर्म व्यवसाय के वृत्ति के रूप में संदर्भ है और भारत की जनसंख्या को दृष्टि के रूप में इस पर विवेचना भी करता है और ये सारी चीज हमको इसमें दिखाई भी देती है। और अपने निवासियों के स्थान के अनुसार जनसंख्या सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जब देश की कुल जनसंख्या 8.8% भाग में रहती है तब यह विभिन्न सार्थक हो जाती है। क्लियर है? तो एक काफी बड़ी पॉपुलेशन है जो इसमें लगी हुई है और अन्य भागों में दिखाई देती है। अब क्या कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गांव थे। 6,40,807 गांव थे, जिसमें 5,57,608 यानी प्रतिशत गांव बसे हुए। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का समान वितरण नहीं है। ये टोटल गांव थे, ठीक है। और फिलहाल ये बचे। क्लियर है? देख लिया आपने, ध्यान दिया होगा कि बिहार और सिक्किम जैसे राज्य में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के रूप में बहुत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र के कुल राज्यों में जनसंख्या के आधे से अधिक कुछ भाग ही गांव में बसावट है। तो आप देखेंगे बिहार और सिक्किम में ग्रामीण सेक्टर ज्यादा है। अच्छा, पहाड़ी राज्यों में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां पर? ये कल आपको क्वेश्चन ढूंढ के। क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको पढ़िए, रिवीजन करिए। आज के लिए जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट था। कल हम नेक्स्ट बुक में चलेंगे। ये आपका बुक का रिवीजन हो चुका है। इन बच्चों के डाउट थे वो मैंने ले लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।